Welcome to Legal Corpus. Today we are going to deal with the provision warrant of arrest, and for this provision we have section 70 to 81. There are 11 sections to deal with this concept, and CRPC, the Code of Criminal Procedure 1973, has not given any proper definition for this warrant of arrest. So let's begin with the concept and the meaning for the warrant of arrest. Meaning: an order of the court directed to a police officer or any other person to arrest a particular person and produce before the court. अब हम यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे. एक वारंट ऑफ अरेस्ट की तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है जो कि मैंने बताया, बट इसकी मीनिंग से निकल के आता है कि ये एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर होता है जो कि पुलिस ऑफिसर या किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और दिया जाता है, जिसमें वो किसी भी पर्सन एनी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने की पावर देता है. अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं जो कि आप आगे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं कि ये एक ऑर्डर होता है जो कि पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, यानी कि एनी अदर पर्सन में कोई भी पर्सन एज अथोराइज्ड बाय द कोर्ट, जो भी कोर्ट उसको देगी, जो भी होगा वो इंसान, कोर्ट बताएगी कि किसको कौन वो अदर पर्सन होगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं. वारंट इज़ इशूड. किन केसेस में जो वारंट है वो इशू किया जाता है? ऑर्डिनरी इन ऑल वारंट केसेस, जो कि बहुत जेन्युइन बात है कि जो वारंट केसेस होंगे उनके लिए वारंट इशू किए जाएंगे, जो कि सेक्शन 204A(1)(b) में दिया गया है. दूसरा, इन समन केसेस में भी एक कहते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, या ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी भी एक परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जहाँ पे एक समन केस होता है बट वो चेंज हो जाता है वारंट केस में, यानी कि जहाँ पे डिसोबे हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या किसी भी तरीके का जो है वो कोर्ट का ऑर्डर ना मान रहा हो, तो उस तरीके से कभी कभी कुछ केसेस जो समन केसेस से रिलेटेड होते हैं बट आफ्टर दी नॉन ओबेइंग दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो वारंट केसेस में तब्दील हो जाते हैं. तो इन केसेस ऑल्सो एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जो कि सेक्शन 83 में दिया हुआ है. अब देखते हैं पर्पस ऑफ वारंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वारंट ऑफ अरेस्ट कि क्या पर्पस होता है इसका, वारंट क्यों इशू किया जाता है. तो दे आर द टू पार्ट which is also be divided into two groups like 70 to 81 and section 93 to 98. अब हम जब पर्सनल अपीयरेंस की बात करते हैं तो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है. वारंट ऑफ अरेस्ट जो होता है वो इशू होता है फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज. यहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस की बात करी जा रही है, यहाँ पे उस एक्यूज़ को पेश करने की बात करी जाती है. तो हम सेक्शन 70 से 81 की बीच में बात करते हैं. ये एक पहला पर्पस है. दूसरे पर्पस में जो हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड थिंग, किसी भी वस्तु या चीज़ को पेश करने के लिए कोर्ट के समक्ष जब प्रोविज़न का यूज़ किया जाता है वो 93 से 98 के बीच में किया जाता है, उसमें सर्च वारंट इशू होते हैं. अगला मैंने नोट में ले रखा है, वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड अकॉर्डिंग टू वो फॉर्म नंबर 2 शेड्यूल 2. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि फॉर्म नंबर 2 और शेड्यूल 2 ये चीज़ मेंशन है, और ये बहुत जगह बुक्स में भी एग्ज़ाम के जो नोट्स होते हैं उसमें भी बहुत जगह दिए होते हैं, बट कभी कभी नहीं दिया होता है. ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको नोट में लिख दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म नंबर क्या होता है. फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. सेक्शन 70 डील विद दी टू कॉन्सेप्ट, दैट वन इज़ अ फॉर्मेट, सेकेंड इज़ ड्यूरेशन. सेक्शन 70 का पार्ट 1 यानी सेक्शन 71 एंड सेक्शन 70 क्लॉज 2 एक फॉर्मेट की बात करता है, एक ड्यूरेशन की बात करता है. तो फॉर्मेट क्या होता है कि मस्ट बी इन राइटिंग, और दूसरा है मस्ट बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. एक तो वो लिखित में होना चाहिए, दूसरा उस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इशू कर रहा है, जो जज है, उसके साइन होने चाहिए, और दूसरी चीज़ है जिस कोर्ट से वो इशू हो रहा है उसके उसमें सील लगी होनी चाहिए, यानी कि मोहर लगी होनी चाहिए. अब दूसरा पॉइंट ड्यूरेशन जो है सेक्शन 70 का सेकंड जो प्रोविज़ो कहता है, वो कहता है कि वारंट शैल बी रिमेन इन फोर्स, यानी ड्यूरेशन की बात करता है. और इसमें बोलता है कि वारंट तब तक के लिए एप्लीकेबल होगा जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए और एग्जीक्यूट ना हो जाए.
मतलब एग्जीक्यूट और कैंसिल अगर नहीं हुआ है तो वो रिमेन इन फोर्स रहेगा, हमेशा के लिए वो रहेगा, कभी भी उस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है और कभी भी इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है जब तक के लिए उसको कैंसिल या एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए। सेक्शन 71, ये नोट में मैंने ये भी लिखा है क्योंकि मैंने एक चीज़ पहली जो नोट में लिखी थी उससे ये कोरिलेटेड है, इसलिए आपको जब नोट बनाएंगे तो ये याद आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहा है। पर्सन अरेस्टेड इफ़ एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद अ सफिशिएंट श्योरिटीज़, अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट किया गया और वो अपनी एक बॉन्ड एंड श्योरिटी देता है और उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसके अकॉर्डिंग एक बेलेबल वारंट यानी बेलेबल केस में फॉर्म नंबर 3 शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग उसको बॉन्ड श्योरिटीज़ पे छोड़ा जा सकता है, बट ये तब अप्लीकेबल होगा जब वो बेलेबल होगा। अब सेक्शन 72 क्या डील करता है? सेक्शन 72 कहता है टू हुम वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टेड। अब वहीं पे बात आ जाती है कि किसको, मतलब एक तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था इसके मीनिंग तो उसमें लिखा था पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, तो अब वहीं पे देखते हैं कि कौन। तो पहली मीनिंग का जो 72 कहता है उसमें पहला है वन और मोर पुलिस ऑफिसर, कोई भी कर सकता है, एक या सभी, मतलब कोई भी कर सकता है पुलिस ऑफिसर। अगर एक या कितने को भी जो है वारंट इशू किया गया है, कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोगों को भी इशू हो जाता है क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस उसमें इंक्लूड होता है और वहाँ पे मुलजिम को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबको ये पावर दी जाती है कि किसी को भी मिलता है तो वो पकड़ के ले आए। मतलब अगर मान लो किसी भी लखनऊ में है और वो कानपुर निकला है तो कानपुर के लिए अब एक ही बंदा नहीं उस चीज़ को घूम सकता है या देख सकता है कि वो लखनऊ में है या कानपुर में है, तो वो इस पावर दे देता है एक डिपार्टमेंट को कि आप अरेस्ट करिए। दिस वारंट हैज़ बीन इशूड टू द डिपार्टमेंट और एनी ऑफिसर और एनी वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स। एक तरीके से इसको डायरेक्शन बोल देते हैं कि जिसमें से एक स्पेसिफिक नहीं होता है बट कई लोगों के कई पुलिस ऑफिसर होते हैं, उसमें सबको ही वो चीज़ को एक डेलीगेटेड अथॉरिटी की तरह उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरा होता है एनी अदर पर्सन, यानी कि कब वो अदर पर्सन यानी कि कहाँ पे आता है वो इंसान जो अदर पर्सन का है, वो वारंट की केसेस में कब कहाँ पे आता है, जब इमीडिएट एग्जीक्यूट करना हो वारंट को और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो, यानी कि पुलिस ऑफिसर अवेलेबल ना हो और इमीडिएट हो, बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ आ जाए, एक इमरजेंसी आ जाए कि इस बंदे को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो वो भाग जाएगा, यानी कि उसको अगर नहीं अरेस्ट किया गया तो भाग जाएगा। तो उस कंडीशन में जो जहाँ पे जो जैसा इंसान है उस तरीके से उस व्यक्ति को वो पावर दे दी जाती है कि आप अरेस्ट कर दीजिए, तो वो अरेस्ट करने की पावर जो है वो एनी अदर पर्सन में इंक्लूडेड होती है। सेक्शन 73 क्या कहता है? सेक्शन 73 कहता है CGM और GM फर्स्ट क्लास हैज़ पावर मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद हिज जुरिडिक्शन। अब यहाँ पे अपनी न्यायिक परिसीमा के अंदर मतलब जुरिडिक्शन के तहत वो किसी भी इंसान को वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या रहेंगी? अब यहाँ पे इस अरेस्ट के लिए भी कंडीशन रहेंगी कि वो एनी अदर पर्सन को कर तो सकता है, बट क्या कंडीशन रहेंगी? एस्केप कन्विक्ट ऑल वारंट केसेस, ठीक है, किसी सभी ऑल वारंट केसेस में एस्केप कन्विक्ट हो, मतलब भाग चुका हो, भगौड़ा हो, तो सेक्शन 204(1)(b) भी कहता है ये चीज़। और प्रोक्लेम ऑफेंडर हो, प्रोक्लेम ऑफेंडर का मतलब हो कुख्यात अपराधी, कुख्यात अपराधी का मतलब होता है हिंदी में प्रोक्लेम ऑफेंडर को ही बोलते हैं। एंड एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु इवेड हिज अरेस्ट, जो भाग रहा हो अपनी मतलब गिरफ्तारी से और उसका जो ऑफेंस होता है वो नॉन बेलेबल हो। तो ये 3 कंडीशन होंगी। इस केस में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो पावर्ड है किसी भी पर्सन को वारंट इशू करने के लिए विद हिज जुरिडिक्शन। नाउ अब देखते हैं सेक्शन 75 क्या कहता है। सेक्शन 75 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, कोई भी व्यक्ति जो अथराइज किया गया है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वह अरेस्ट करने वाले एक्यूज ऑफेंडर पर्सन को बताएगा, नोटिफाई करेगा, ज़रूरत पड़ने पे उसे अरेस्ट वारंट दिखाएगा। यानी कि 75 ये कहता है कि जिस भी पर्सन को या पुलिस ऑफिसर को या एनी अदर पर्सन को जो वारंट इशू किया गया है
किसी भी पर्सन को या ऑफेंडर को अरेस्ट करने के लिए, तो उसको ये चीज़ बताया जाएगा कि आप जब अरेस्ट करने जाएं तो उसे बताएं कि किस बिना पे आप अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको ज़रूरत पड़े तो उसको जो वारंट इशू दिया गया है वो भी उसकी दिखाएं। 76 कहता है वो अरेस्ट करने के बाद उस अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर हैबियस कॉर्पस 76 डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैबियस कॉर्पस कि 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट में। ये 76 डील करता है। 77 की बात करते हैं तो वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। ये जुरिडिक्शन पावर की बात करता है, जुरिडिक्शन की बात करता है कि कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, तो इंडिया में कहीं भी लागू हो सकता है। ये 77 बात करता है। 78 और 79 क्या कहते हैं, डीएसपी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये एम्पावर्ड हैं आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन, कि उनके पास ये पूरी पावर होती है कि जब कोई जो ऑफेंडर होता है, जैसे लखनऊ से बाराबंकी स्केप कर जाता है, तो डीएसपी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर होती है उस मैटर को डील करने के लिए।